अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ़ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज के प्रोग्राम में मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। हमारे यहाँ काउंसलिंग ना होना एक बहुत बड़ा इशू है। मैट्रिक के बाद स्टूडेंट्स को क्या करना है? बहुत सारे ब्राइट स्टूडेंट रास्ता अपना लेते हैं, जी हम मेडिकल कर रहे हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग की तरफ चले जाते हैं और अब जब हम हर जानिब दौर देख रहे हैं जी आईटी और आईटी की बात हो रही है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्यूटर की तरफ चले जाते हैं, जी आईटी की तरफ चले जाते हैं। ऐसे में हमने ये देखना है हमारी एबिलिटी क्या है, हमें कौन सा ट्रैक जो है वो चूज़ करना है। स्टूडेंट्स की काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है, एक मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा काउंसलर होना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स क्या चाहते हैं, आपको क्या करना है, आपकी एबिलिटी क्या है। इसी तरह थोड़ा सा अगर हम आगे आके देखें, वो स्टूडेंट जिन्होंने इंटर किया, प्री मेडिकल किया, अब उनके पास ऑप्शन क्या है, क्या डॉक्टर ही बनेंगे वो, और अगर नंबर कम आ जाते हैं फिर उन्हें क्या करना है। और फिर वो जो आपने इंटर में सारी मेहनत की और वो जो आपने ख्वाब सजाया कि आपने डॉक्टर बनना है, बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, थोड़े परेशान हो जाते हैं क्या करना है। तो ऐसे में हम आपको गाइड करेंगे आज के शो में कि स्टूडेंट्स को करना क्या चाहिए। जी, प्रिंसिपल एंड सीईओ सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आमिर मियाँ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस टुडे एंड आई एम ग्रेटफुल कि सिटी 42 ने हमें इनवाइट किया फॉर दिस एंड आई एम श्योर कि आज कुछ हम पास ऑन कर सकेंगे टू दी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी, आपके टाइम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे होनहार तलबा जिन्हें हम कहते हैं ना, एफएससी प्री मेडिकल कर लेते हैं, उसके बाद भी वो परेशान होते हैं कि अब उन्होंने अपना करियर आगे क्या चूज़ करना है, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे उनको? मैं इब्तिदा में पहले तो ये बताना चाहूँगा कि मेडिकल कॉलेजेस में और मुख्तलिफ जो पोस्ट एफएससी प्री मेडिकल में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जी, एक कॉन्सेप्ट होता था कि सिर्फ मेडिकल है या डेंटल है, बहुत सारी और फील्ड्स हैं। अलाइड हेल्थ साइंसेज हैं जिसमें मास्टर्स और बैचलर्स प्रोग्राम्स हैं जिनमें ओटी टेक्नोलॉजी, लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी, इमेजिंग टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी के जो फील्ड्स हैं, और ये बहुत इंस्पायरिंग फील्ड्स हैं और फोर्थ कमिंग फील्ड्स हैं। फिर उसके बाद डीपीटी है जो डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी है, जो कि एक 5 साला प्रोग्राम है। फार्म डी है जो कि फार्मेसी की एक डिग्री है जो कि 5 साला प्रोग्राम है। ये सारे डॉक्टरेट्स हैं। सो डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी और मेडिकल का तो ज़ाहिर है डॉक्टर, और डेंटिस्ट भी डॉक्टर, तो ये इनको भी एक बहुत बड़ी वैल्यू है इनकी। अच्छा और किया आपने इस पे रोशनी डाल दी। नहीं तो हम समझते हैं स्टूडेंट्स को होता नहीं जी बस डॉक्टर तो बस वही वाला डॉक्टर, ये सब चीज़ें भी आप देखें। आप फील्ड में कितने सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो सर्व कर रहे हैं। अब तो फार्मासिस्ट की जितनी ज़रूरत है शायद किसी और की हो ही ना, हर जगह आपको फार्मेसी खुली नजर आ रही है। वजह फरमाया। फिर डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन है। यस, और इस बात पे मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट अब डेवलप हो गया है। हम ये समझते हैं कि ह्यूमन हेल्थ को डील करने के लिए बस एक डॉक्टर जो ह्यूमन हेल्थ को डील करता है वही काफ़ी है, ऐसा नहीं है। हमने देखा बहुत सारी बीमारियाँ जानवरों से, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये चीज़ें वो जानवरों से आई हैं और ह्यूमंस को लगी हैं और पेंडेमिक्स क्रिएट किए उन्होंने। तो वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट ये है कि जानवरों की हेल्थ, एनवायरनमेंट की हेल्थ और ह्यूमंस की हेल्थ ये इंटरलिंक्ड है। सो अनलेस वी वर्क एज ए कम्युनिटी फॉर ऑल दीज वी विल नॉट बी प्रोड्यूसिंग हेल्दी ह्यूमंस एंड हेल्दी सोसाइटी। तो इसलिए डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम उसको इतनी वेटेज नहीं दे पा रहे, लेकिन इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स ने दाखिला लिया है, क्या प्रोसीजर है उसका? देखें, जो एक प्रोसेस है उसमें यह है कि एक एग्रीगेट बनता है मेरिट का, और उस एग्रीगेट में मैट्रिक के 10% वेटेज, एफएससी या इक्वलेंट यानी ए लेवल के 40% वेटेज, और एमडी कैड एक टेस्ट होता है जो कि मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट। ठीक है, ये पाकिस्तान लेवल पे, एक नेशनल लेवल पे ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, और इस टेस्ट में वेटेज होती है जो एफएससी के सब्जेक्ट्स हैं। इसमें ज़्यादा वेटेज बायोलॉजी की होती है, तो अबाउट 61% जो है वेटेज बायोलॉजी की होती है, एमसीक्यूज़ आउट ऑफ 180, और 54 जो है वो बायो केमिस्ट्री के, जो केमिस्ट्री के, और इसी तरह फ़िज़िक्स के और इंग्लिश के, और फिर कुछ रीजनिंग के। तो ये टोटल 180 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसका एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि
आपको ये पास करना है with a criteria to be eligible to apply into the medical field. ओके तो इन तीनों का जो है जब एग्रीगेट जो है वो बनता है तो उसका है कि जी एटलीस्ट 55% फॉर BDS फॉर MBBS एंड 50% फॉर BDS जो है ये होना ज़रूरी है एग्रीगेट ऑफ दी होल. ठीक है. ऑफ कोर्स मेरिट इससे ऊपर ही होता है लेकिन दिस इज़ द मेयर मिनिमम जो रिक्वायर्ड होता है. सो देयरफॉर मैट्रिक FSC और MD कैड के रिजल्ट को कंबाइन करके जो एग्रीगेट बनता है वो आपका डिसाइडिंग फैक्टर बहुत होता है. सख्ती हो चुका आजकल मेरिट तक पहुंचना और उसका क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा सख्त कर दिया गया है. जी डेफिनेटली इसी वजह से जो है इस दफ़ा बहुत सारे कैंडिडेट सीट्स जो हैं मेडिकल कॉलेजेस में वो वेकेंट रही हैं विच इज़ ऑल्सो ए बिग लॉस टू दी नेशनल इकॉनमी कि इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स जो हैं वो फिल ही नहीं हुई बिकॉज इंस्पायरिंग लोग कम थे और सीट्स ज़्यादा थी. सो बिकॉज द मेरिट वाज केप्ट एट दैट लेवल. गवर्नमेंट से कई दफ़ा अपील भी करते हैं कि जी थोड़ा सा मेरिट को नीचे कर दें ताकि लोगों को बजाय इसके कि वो फिर बाहर के मुल्कों में जाएं रशियन स्टेट्स में या चाइना में फॉर मेडिकल एजुकेशन व्हेन वी हैव दी सीट्स अवेलेबल इन पाकिस्तान तो उनको अवेल किया जाए. ठीक है. सो अगर स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं हासिल कर पा रहे ना मेडिकल कॉलेज में उन्हें क्या करना चाहिए? कोई दूसरा रास्ता? एक चीज़ तो बच्चों को समझने की ज़रूरत है कि मेडिकल एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है. हाँ. वो पैशन प्रॉब्ली ये है कि वो बचपन से ही पेरेंट्स और उनके दिमागों में होता है कि जी डॉक्टर बनना है. वो कुछ सोसाइटी के प्रेशर्स होते हैं और वो फिर एट द एंड अगर वो उनको मीट नहीं कर पाते तो उनके लिए एक फ्रस्ट्रेशन होती है. आई थिंक देर आर सो मैनी एवेन्यूज़ जिस तरह के मैंने जिक्र किया और ये जो मेडिकल अलाइड रिलेटेड एवेन्यूज़ मैंने आपसे जिक्र किया इनके अलावा और भी एवेन्यूज़ हैं. फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, रिसर्च है. उसके अलावा आप FSC करके CSS भी कर सकते हैं. मतलब आप रिसर्च में और फील्ड में भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज में जा सकते हैं. तो इसलिए एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है कि आपने FSC की और आपका जो है वो मेरिट उस पर नहीं आया तो अब आप कहें कि जी मैं क्या करूं. इसके लिए कोई तकाज़े बनाए गए हैं जिनको हम रेगुलेटरी तकाज़े कहते हैं, उन पे कम से कम स्टूडेंट्स का पूरा उतरना ज़रूरी है? वो कौन कौन से हैं? हमारी जो मेडिकल एजुकेशन को गवर्न करती है एक बॉडी विच इज़ PMDC पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल और उसके बाद फिर एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो पंजाब में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है जो जिसके अंडर 44 मेडिकल कॉलेजेस आते हैं और वो गवर्न करती है कि जी कैसे रेगुलेट करना है. और वो PMDC के ही क्राइटेरियाज़ को और क्राइटेरिया वो यही है कि जी एटलीस्ट आपने MD कैड पास किया होगा विद 45 फॉर BDS. MD कैड के 45 और 50 है फॉर पासिंग एंड देन आपने FSC और मैट्रिक के एग्रीगेट बना के तो आपका नंबर इतने आए हों कि आप एलिजिबल हों. अब सरकारी और मेडिकल कॉलेजेस में फ़र्क क्या है? दोनों में क्या कोई ख़ासा डिफरेंस है? बहुत फ़र्क है. पहली बात तो ये है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजेस को सरकार फ़ंड कर रही होती है, उनके कोई खर्चे नहीं होते और हॉस्पिटल जो उनके साथ एफिलिएटेड होते हैं वो सारे हस्पताल सरकारी होते हैं और उनको मैनेज करने के लिए वो उनका फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा नॉमिनल सा है. और डेफिनेटली जब इतना कम फ़ी स्ट्रक्चर हो तो हाईएस्ट मेरिट के बच्चे जो है वो उधर जाएंगे. तो 92% पे तकरीबन जो है प्राइवेट पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन क्लोज़ हुआ इस दफ़ा और डेंटल के 89% पे विच इज़ ए वेरी हाई फिगर. तो उसके बाद फिर जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के मेरिट्स आते हैं उसके नीचे. तो आई थिंक कि वन इज़ कि उनके पास रिसोर्सेज बहुत हैं और स्टूडेंट्स का एक्सपेंस कोई नहीं है. सो दैट इज़ ए मेजर एडवांटेज दैट दीज पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस हैव. प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक अच्छा हॉस्पिटल प्रोवाइड करना है बिकॉज मेडिकल लर्निंग जो है वो हॉस्पिटल्स में होती है. और अगर आप एक अच्छा हॉस्पिटल प्रोवाइड कर सकते हैं विद ए वैरायटी ऑफ पेशेंट वर्क तो स्टूडेंट्स की एजुकेशन सही होगी. और एक हॉस्पिटल को रन करना
at a subsidized or free of cost is a very expensive thing. बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये एक मेजर रीज़न है जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को एक एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ फ़ी चार्ज करनी तो पड़ती है। इंटर्नशिप प्रोग्राम्स भी तो होते हैं ना, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो हैं वो क्या सरकारी अस्पतालों में कोई इंटर्नशिप प्रोग्राम वगैरह ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते कि स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो जाए? जी, ये आई थिंक इट्स ए वेरी गुड आइडिया जो आपने प्रपोज किया कि अगर गवर्नमेंट जो है वो इस तरह का ऑप्शन प्रोवाइड करे कि जी जो पेशेंट्स हैं उनको प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में फ्री सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, और इस हद तक काफ़ी हद तक जो है ये सेहत सहूलत कार्ड जो मरीम नवाज़ कार्ड है ये हेल्प कर रहा है गरीब मरीज़ों को। वो गवर्नमेंट के अस्पतालों के अलावा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अस्पतालों में भी आके इस कार्ड के तहत अपनी ट्रीटमेंट हासिल कर लेते हैं, एंड आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड सर्विस टू द बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक स्टूडेंट डॉक्टर नहीं बन पा रहा, दूसरी ऑप्शन क्या है? आपने जो चीज़ें मेंशन की वो बहुत अच्छी है, जिस तरह हमने अलाइड हेल्थ साइंसेस की बात की, बहुत सारी लैब में ऐसी जॉब्स होती हैं, बट वो पेरेंट्स का एक प्रेशर होता है ना जिसकी वजह से स्टूडेंट पाबंद होता है। तो यहाँ पे मैं पेरेंट्स के लिए भी एक मैसेज चाहूँगी आपकी तरफ से। देखिए, बच्चों का जो एप्टीट्यूड है ना उसको असेस करना चाहिए, और मेरे ख्याल है माँ बाप बच्चों के एप्टीट्यूड को बड़े आसानी से असेस कर सकते हैं, और उनके एप्टीट्यूड के मुताबिक बच्चों को जो है ना आने देना चाहिए। बच्चा अगर आर्टिस्ट बनना चाहता है तो उसको आर्टिस्ट बनने दें, लेट हिम एक्सेल, लेकिन जिस फील्ड में वो जाए फिर उसका पैशन होना चाहिए, और मेडिसिन जो है ये पैशन के बगैर नहीं हो सकती। और हर चीज़ में अगर आपने एक्सेल करना है, अगर आपने अरूज पे आना है तो फिर आपको पैशन चाहिए, और मेरा ख्याल है कि बच्चे का जिस चीज़ में पैशन है ना उस चीज़ में ही उसको आने देना चाहिए। और ये जो ब्रेन वॉशिंग है ना बच्चों की कि जी आपने जो है ना, वो अक्सर बच्चे जब इंटरव्यू करते हैं उनका तो वो पूछते हैं उनसे, कहते हैं ना पहले तो मेरा नहीं था प्रोग्राम लेकिन अब मेरा प्रोग्राम बन गया। दैट मीन्स कि एक्चुअली बनाया गया है। आई थिंक दैट इज़ रॉन्ग। बच्चों को अपनी विल पे एक्सेल करने देना चाहिए। और मेडिकल प्रोफेशन के अलावा बहुत अच्छे प्रोफेशन है। नर्सिंग प्रोफेशन इज़ सच एन एक्सीलेंट प्रोफेशन, और इस वक्त इतनी रिक्वायरमेंट है नर्सेस की बाहर। मुझे कई हमारे कोलीग्स मिले हैं जिन्होंने कहा है कि जी आप हमें अमेरिका के लिए नर्सेस दें, उनका वीज़ा सब कुछ और उनका जॉब गारंटीड पाकिस्तान में बैठे बैठे, इतनी रिक्वायरमेंट है। सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल। तो इसलिए MBBS इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, देयर आर मैनी अदर थिंग्स एंड वी हैव टू बी ब्रॉड माइंडेड। विजन हमारी खुली होनी चाहिए। मैसेज क्या होगा देखने वाले स्टूडेंट्स के लिए? अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने मैट्रिक के पेपर दिए आगे, उन्होंने भी जाके अपनी फील्ड का जो है वो इंतखाब करना है, तो खुसूसी तौर पर उनके लिए मैसेज क्या होगा? देखिए, अपना एप्टीट्यूड जो है ना उसके मुताबिक काम करें, और अगर आपका एप्टीट्यूड मेडिसिन में आने का है तो फिर डेफिनेटली वर्क हार्ड इन दैट रिगार्ड, और फिर उसमें ये है कि आपको अच्छे नंबर सिक्योर करने हैं FSC में भी और MD CAD में भी, और उसके लिए अभी से ही अपनी तैयारी रखें, एंड देन यू नो हार्ड वर्क के बाद विश फॉर द बेस्ट। बिल्कुल ऐसे ही है जी। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टूडेंट्स के लिए तो एक यही मशवरा है कि मेहनत करें, लगन के साथ पढ़ें, और जो भी फील्ड आप जिसका भी इंतखाब करें बस उसमें फिर आपने इधर उधर नहीं होना, फिर डगमगाना नहीं है। और पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे को देखें कि वो करना क्या चाहता है, अगर उसके अकॉर्डिंग उसकी फील्ड आप उसको ज्वाइन करने देंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपका बच्चा खुद ब खुद कामयाब होगा, क्योंकि वो शौक़ से पढ़ेगा, क्योंकि वो करेगा जो वो खुद बनना चाहता है, करना चाहता है। इसलिए अगर अपनी मर्ज़ी से अगर आप बच्चे को पाबंद करेंगे तो वो उसके अंदर वो लगन होगी नहीं। तो आज का बच्चा उसको इंडिपेंडेंट होने दें, उसको अपनी चॉइस के मुताबिक जो है वो चलने दें ताकि वो कामयाब हो। वंस अगेन थैंक यू सो मच। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बहुत ही अहम टॉपिक पे गुफ्तगू करने वाले हैं। बहुत सारी बच्चियाँ, बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमारे स्किन से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो कि लाइफ लॉन्ग रहते हैं। कुछ ऐसे इश्यूज़
अब वो रंग गोरा करने से प्लीज़ आगे आ जाएं, लेकिन क्योंकि बहुत डिमांडिंग है तो मैं इंशाल्लाह वो सवाल भी ज़रूर करूँगी एंड पे, ज़रूर उसके बारे में मैंने बात करनी है। मैं जितने सारे शोज़ कर लूँ, एक सवाल जो हमेशा वो कहते हैं ना टॉप ऑफ द लिस्ट रहता है, जो हमें कमेंट्स आते हैं, जो हमें फीडबैक आता है, वो यही होता है। तो चलिए उसको मैं स्किप नहीं करूँगी, पूछूंगी ज़रूर, बट कुछ सीरियस इश्यूज़ हैं आज जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बड़ा नाम हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर हारून नबी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या ठीक हाल ठाक है है आप? आपका? अस्सलाम वालेकुम सिटी 42। थैंक यू सो मच। पूरा लाहौर आपको देखता है और अब तो हम सोशल मीडिया के थ्रू पूरी दुनिया में आपको दिखाते हैं, तो इसलिए बहुत आप शुक्रिया, सबको ही बहुत कहते हैं शुक्रिया। खुश आमदीद। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने कहा कुछ सीरियस इशू हैं, लेकिन आप मुस्कुरा रहे थे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं जब कभी भी हमने कोई स्किन से रिलेटेड शो किया ना, तो जब उसका फीडबैक आता है, जब हम प्रेस ऐड वगैरह देते हैं कि हमने स्किन से रिलेटेड शो करना है, तो टॉप ऑफ द लिस्ट अगर हम वो निकालें ना, तो जो सवाल होते हैं ना वो रंग गोरा का होता है। इसलिए आप मुस्कुरा रहे थे, मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि ये हकीकत है कि एक्चुअली ऐसा होता है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सीरियस है। कुछ ऐसे बर्थ मार्क होते हैं जो कि फिर पूरी ज़िंदगी आपके साथ चल रहे होते हैं, चेहरे पे हो, नेक पे हो, हाथ पे हो, मतलब ये पैदाइशी जिन्हें हम निशान कहते हैं ना। सो डॉक्टर साहब, अब इनका इलाज भी आ चुका है? जी जी, इसका इलाज मैं समझता हूँ कि आप हम जब से सिटी 42 के साथ हैं, तो हमने कभी इस सेंसिटिव टॉपिक को कभी टच नहीं किया, और कभी हमने उन बच्चों के लिए आवाज़ नहीं उठाई जो बर्थ मार्क के साथ पैदा होते हैं और जिन्हें हम स्टिग्मेटाइज़ करते हैं, जिनको एज ए टैबू बहुत, जिन पर सोशल प्रेशर होता है उन बच्चों के लिए। और मैं बहुत खुश हूँ आपसे कि आपने उनके लिए आवाज़ उठाई। और बर्थ मार्क्स को अगर हम क्लासीफाई करें तो ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो खून की नालियों के साथ जुड़े होते हैं, यानी कि वो लाल रंग के होते हैं जी। और उन लाल रंग के बर्थ मार्क्स को आम तौर पे दो तरह में है, या उनको हम कहते हैं पोर्ट वाइन बर्थ मार्क, और जो बिल्कुल पैदाइश वाले दिन एक लाल रंग का निशान होता है जी। और आम तौर पे चेहरे पे, माथे पे ये होता है। और इसको देखते ही मेरे पास पेरेंट्स अब आप, मैं इसको कहूँगा कि 2025 और 26 में लोगों को एजुकेट कर करके अब मेरे पास पैदाइश के फ़ौरन बाद आने लगे। अच्छा। वरना आम तौर पे ऐसे होता था कि चूँकि अब हमने डर्मेटोलॉजिस्ट को भी इसमें लूप में लिया, हमने इसके लिए प्लास्टिक सर्जन्स को लूप में लिया, पीडियाट्रिक्स वाले डॉक्टर्स को लिया कि भाई जब बर्थ मार्क का बच्चा आए तो उसे फौरी हमारे पास भेजें। डॉक्टर साहब, अब यहाँ पे थोड़ा सा ना डिफरेंशिएट कर दे, ये ना हो कि छोटा सा बच्चे के चेहरे पे कोई रेड कलर का जी, मैं निशान है वही बताता तो वो पेरेंट्स कहें चलो जी अब तो परेशान हो जाओ। डिफरेंस क्या होता है वो वाले मार्क्स में जो फैलते भी हैं, ग्रो कर जाते हैं एज के साथ? जी, इसमें ये होता है कि जो पहले आपको बता रहा हूँ कि पोर्ट वाइन बर्थ मार्क्स, ठीक है। जो लाल रंग का होता है, फ्लैट होता है और चेंज नहीं होता। वो सिर्फ ये होता है कि जो जो बच्चा बड़ा होगा तो उसके साथ साथ उसका साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। और उसमें सिर्फ एक बात आपने याद रखनी है कि अगर ये पोर्ट वाइन बर्थ मार्क जो है ना, अगर माथे पे हो या आँख के ऊपर हो, तो उसके लिए पेरेंट्स को अलर्ट होना चाहिए कि फ़ौरन डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, ताकि उसका देखें कि अंडरलाइंग आई इन्वॉल्वमेंट या ब्रेन इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। अच्छा जी, ऐसे भी होता है। और कई दफ़ा डिले हो तो फिर बच्चों की आंख ज़ाय होने का डर होता है। और एक और इसी तरह का बर्थ मार्क है जिसको हम कहते हैं हिमेंजियोमा, और ये आम तौर पे जो लो बर्थ वेट बच्चे होते हैं उनमें होता है और अचानक से नमूदार होता है और दिनों में फैलता है और बड़ा होता जाता है, और जो ही बच्चा रोता है तो उसका साइज़ भी बड़ा हो जाता है। तो इन बच्चों को देखकर आम तौर पे पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते वो डॉक्टर साहब, एक स्पेसिफिक तरह का निशान होता है, वो ब्लैक से कलर का होता है, पर्पल से कलर, वो कहा जाता है ये सूरज ग्रहण है। ये इन सब को सूरज ग्रहण कहा जाता है अच्छा। कि जी, और ये सूरज ग्रहण से, चांद ग्रहण से इसका कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है। लेकिन इन बच्चों को देखते ही सारे कहते हैं कि यार ये इसको सूरज ग्रहण लग गया, चांद ग्रहण लग गया। और इन पिछली अगर आपको बात कहूँ, आज से 5-7 साल पुरानी बात, तो इनको डॉक्टर्स कहते थे जी कि इसका पाकिस्तान में कोई इलाज नहीं, और इसका जो है आप जब बड़ा होगा ये बच्चा, तो आप यकीन करें कि वो बच्चे जब मेरे पास पहुंचते थे तो बेचारे साइकोलॉजिकली ना सिर्फ वो,
बल्कि उनके पेरेंट्स भी, उनकी मेंटल हालत खराब आप यहाँ सोचिए, आजकल तो बच्चों को कोई एक आधा दाना निकला है, पिंपल निकला है, तो वो इतना ज़्यादा उस चीज़ का प्रेशर लेते हैं। तो ये तो फिर प्रॉपर बर्थ मार्क होता है जो आपकी एज के साथ बढ़ता चला जाता है, जिससे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो परेशान हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल स्कूल में बच्चे उनको बड़ा तंग करते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये काबिल इलाज है? इसके लिए क्या सर्जरी होती है? नहीं जी, इनके लिए अगर बर वक्त आप हमारे पास आ जाएंगे पैदाइश के बाद पहले महीने दूसरे महीने, तो उस वक़्त चूँकि स्किन पतली होती है, लेज़र दूर तक पेनिट्रेट कर जाता है, तो कम सेशंस में ये बच्चे ठीक हो जाते हैं। सेफ़ होता है? और ये बिल्कुल सेफ़ होता है, और इसका ट्रीटमेंट हम अपने क्लिनिक पे बिल्कुल फ्री करते हैं। अच्छा जी, ये चले, इस चीज़ को मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। डॉक्टर हारून नबी साहब ये बाकायदा तौर पर ऐलान कर रहे हैं, वो पेरेंट्स, क्योंकि लोगों को लगता है कि ट्रीटमेंट बहुत महंगे हैं, तो आप डॉक्टर साहब ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है हमारे इस प्लेटफॉर्म से कि आप जा सकते हैं और इन बर्थ मार्क का, जिनको हम अमूमी तौर पर चांद ग्रहण कह देते हैं, सूरज ग्रहण कह देते हैं, माहिरीन यहाँ पे बैठे हैं, ये क्या होता है इन्होंने बता दिया बहुत अच्छे तरीके से, और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इसका फ्री इलाज किया जाएगा। तो काइंडली मत परेशान हो। अगर आपको वो थोड़ा बहुत होता है ना कि आसपास वाले डॉक्टर साहब कह रहे होते हो, हो नहीं ज़रूरत डॉक्टर के पास जाने की, ये तो ठीक हो जाएगा, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, एक दफ़ा जाके चेकअप ज़रूर करा लें। इसके लिए मैं चेकअप के लिए मैं दोनों जगह अवेलेबल होता हूँ। मैं सुबह के वक्त लाहौर मेडिकल कॉलेज और घुरकी अस्पताल में, वहाँ भी हम फ्री देखते हैं। ठीक है, तो या फिर वहाँ आ जाएं, या फिर आप स्किन क्लिनिक में तशरीफ़ ले आएँ। तो ये हमारे स्पेशल बेबीज़ होते हैं। तो एक तो ये मैंने आपको बताया कि जो वास्कुलर खून की नालियों के साथ दो तरह के, एक पोर्टवाइन बर्थमार्क्स और एक हेमेंजियोमास। फिर एक होते हैं जो रंग के साथ, पिगमेंट के साथ जी। और पिगमेंट के साथ जो है ना, उसके साथ आमतौर पे ये होता है कि ब्लैक या ब्राउन स्पॉट्स होते हैं जी। और ये ब्लैक या ब्राउन स्पॉट्स कई दफ़ा पेरेंट्स के लिए इनिशियली तो उनको लगता है कि कोई ऐसी बात नहीं है, तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जूं-जूं वक्त गुजरता है तो वो ठीक हो जाते हैं। और अगर आँख के ऊपर हो तो अगेन फिर आँख का रंग भी काला हो जाता है। तो इनमें भी मैं ये कहूँगा कि दो तरह के होते हैं, एक स्किन की ऊपर वाली लेयर में होते हैं, एक नीचे। जो ऊपर वाली लेयर में होते हैं उनमें कैफे ओले मैक्यूल्स कहते हैं, और या फ्रैकलिंग भी होती है। फ्रैकलिंग को मैं इतना ज़्यादा वो नहीं करता अगर थोड़े हों, लेकिन अगर बड़े ब्राउन स्पॉट्स हों तो अलर्ट हों, करीबी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के डर्माटोलॉजिस्ट को ये बात पता है कि इसका फ्री ट्रीटमेंट हमारे पास है। ज़बरदस्त। तो वो सब खुद ब खुद हम आपको मेरे पास रेफ़र कर देंगे। डॉक्टर साहब, फुलबेरी का इलाज भी बता दें। लोग, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, वो उससे तंग आ जाते हैं और फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि वो कहते हैं जी अब बस, दवाइयाँ खा भी लीं, लगा भी लीं, ये ख़त्म नहीं हो रही, ये काबिले इलाज है या नहीं? जी बिल्कुल, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फुलबेरी को आपने, मेरा ख्याल है कि बहुत मुनासिब वक्त पर छेड़ा, और एक अच्छा मौका है कि मैं लोगों को एजुकेट करूं। फुलबेरी जो है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि ये चूँकि हमारी स्किन ऑफ कलर की डिजीज़ है और गोरों की डिजीज़ नहीं है जी। तो पहले इस पर ज़ीरो रिसर्च थी, कोई दवाई FDA अप्रूव नहीं थी। लेकिन आज से 7 साल पहले FDA में, अमेरिका में पहली दफ़ा, चूँकि वहाँ भी कलर्ड पॉपुलेशन यानी एशियंस बहुत ज़्यादा हैं, तो उन्हें भी अचानक ख्याल आया कि इस पर रिसर्च होनी चाहिए। तो अब इस वक्त विटलाइगो के लिए अल्लाह के फजल से पाकिस्तान में भी FDA अप्रूव्ड दवाइयाँ अवेलेबल हैं, और इसका हमने एक फ्री ट्रायल जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिश भी हो गया, घुरकी ट्रस्ट में और लाहौर मेडिकल कॉलेज में इसका एक फ्री ट्रायल हुआ, और इसके लिए हमारी एक डेडिकेटेड टीम है जो इसको फुलबेरी के पेशेंट्स को देखती है। तो आप उसके लिए, अगर छोटा होगा, अगर कोई सफ़ेद दाग छोटा है जिस तरह चेहरे पे, तो उसके लिए तो सिर्फ लगाने की दवा इस्तेमाल होगी, ठीक है। हाथ पे हो। लेकिन इसमें याद रखें कि अगर ये लिप टिप पे है, लिप टिप का मतलब है कि अगर फिंगर टिप्स पे है, लिप्स पे है या जेनिटल एरियाज़ पे है, तो वहाँ ज़रा ये स्लो रिस्पॉन्डिंग होता है। ओके। लेकिन अगर जिस जगह पे बाल हैं, चेहरे पे है, नेक पे है, तो उस जगह पे इसका रिस्पांस उस दवाई पे जिसे हम बाहर की दुनिया में ऑप्ज़िलोरा
और बड़ी मज़े की बात है कि बाहर ये दवाई $900 की एक क्रीम आती है। अच्छा ये सबसे एक महंगी क्रीम थी। अच्छा और पाकिस्तान में पहले हम ये दवाई बांग्लादेश से इंपोर्ट करते थे, तब ये 45,000 की थी। अब चूँकि ये पाकिस्तान में ही तैयार होने लग गई तो इसकी कॉस्ट मतलब आप समझ लें कि पर मंथ की 4 से 5,000 है। और पेशेंट को लेकिन ये बात याद रखनी पड़ेगी कि कम से कम 6 से 8 माह हमें देने पड़ेंगे। अच्छा ऐसा नहीं है कि आप कहें कि जी एक दिन में इसका इलाज हो जाए। और इसी तरह अब डॉक्टर साहब ये फैलती है ना, कुछ लोगों की बहुत जल्दी ग्रो करती है, तो फैलाव से रोक सकती फैलाव है ये से दवा? रोकने का भी अब हमारे पास जो FDA ने फर्स्ट लाइन ड्रग जो है ना वो भी जैक इनहिबिटर्स के तौर पे हमारे पास अवेलेबल हैं और पाकिस्तान में ही अवेलेबल हैं। ठीक है। और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप अपने करीबी मुस्तनिद डर्माटोलॉजिस्ट जो ट्रेंड हैं, ये बात सिर्फ उनको वो आपको गाइड कर सकेंगे कि लगाने के लिए भी और खाने के लिए भी अगर ये बीमारी फैल रही है तो इसके बारे में भी हमें बहुत सारे लोग ये आके कहते हैं जी बस ये मछली के ऊपर दूध पी लिया और इस तरह की बातें। हकीमों की दवाइयाँ खाने से, दम कराने से ठीक हो जाती है? ये भी चूँकि एक क्रॉनिक डिजीज़ है ना, हाँ। तो इसके लिए हर वक्त हर जगह वो जिसे कहते हैं ना आस का कैंसर लिए पेशेंट जगह जगह ज़रूर जाता है। और लेकिन इसमें 20 से 30% पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो खुद ब खुद ठीक हो सकते हैं। ठीक है। खुद ब खुद। और आखिरी वक्त में जिसका हाथ लगा, चाहे वो हकीम था, चाहे वो होम्योपैथी था, चाहे नंबर वो दम ले करने जाते। वाला था, तो वो सारा क्रेडिट उनको। अच्छा, इस ये फुलबेरी बड़ी पुरानी बीमारी है और इसका जिक्र कुरान शरीफ में भी है। और हज़रत ईसा जो है वो फुलबेरी के या बर्स के मरीज़ों का इलाज किया करते थे। तो इसलिए इसकी बहुत सारी दवाइयाँ अब साइंटिफिकली प्रूवन यानी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के साथ। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि इस पे बड़ा मोहतात रहने आपको। मोहतात। ऐसे बस वो नीम हकीम खतरा जान के पास न जाए। डॉक्टर साहब एक और चीज़, मैंने बहुत सारे लोग देखे वो जो बिल्कुल वाइट जिनकी रंगत होती है। जी जी। अब आप आज आप बहुत तैयारी के साथ आई। नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो आज अपने इर्द की जो चीज़ें एक्सपीरियंस करती हूँ, क्योंकि मैंने फिर आगे से उनके बच्चे भी उसी तरह से देखे हैं आज ना। अभी जैसे आपने कहा ना, आज आप माहिरीन से निपटने के लिए पूरी तैयार होके आई हैं। तो इसके लिए आपने ये बात याद रखनी है कि आपने कि जो फुलबेरी अगर जिस्म के बहुत सारे हिस्से को इन्वॉल्व कर ले या जिसमें अब ट्रीटमेंट का इतना अफेक्ट ना हो, जिसको हम कहते हैं कि अगर 30% से ज़्यादा एक्सपोज्ड एरिया पे हो या 50% से ज़्यादा बॉडी एरिया पे हो, तो उसके लिए फिर ये होता है कि हम कोशिश करते हैं कि जो सारा एग्जिस्टिंग कलर है उसको ख़त्म कर दें। ठीक है। तो उस कलर को ख़त्म करने के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अब दवाइयाँ अवेलेबल हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन हर पेशेंट के लिए ये दवा नहीं होती, क्योंकि अगर एक दफ़ा आपका सारा कलर ख़त्म हो जाएगा तो आप ये बात याद रखें कि आप धूप में नहीं जा सकेंगे। बिल्कुल। आप शदीद फोटो उनको चुभन होती है, रेड होना शुरू हो जाती है फ़ौरन मतलब आपका रंग। कई दफ़ा हमारे पास जो आपने अभी शुरू में कहा ना कि गोरे रंग के शौक़ में आते हैं कि जी वो जो फुलबेरी के मरीज़ों को आप बिल्कुल गोरा कर देते हैं, हमें भी वो कर देते। ओ हो। तो मैं उन्हें समझाता हूँ कि अल्लाह से तौबा करें, आप क्यों अपने आप को किस मुश्किल में डाल रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि आप धूप में निकले, बर्न हो गए, सन बर्न। और दूसरा, इंसिडेंस ऑफ स्किन मैलिग्नेंसी भी बढ़ जाएगी। तो आप प्लीज़ मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा किसी ऐसी दवाई, और कई दफ़ा जो आप समझ लें कि कुछ अनट्रेंड डर्माटोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स ये वाली दवाई है इसको छाइयों के इलाज के लिए भी गलती से यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ये जेनेटिक भी होता है डॉक्टर साहब, अगर पेरेंट्स में है तो ये आगे बच्चों में जा सकती है? चांसेस होते हैं और हमें पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ती है, इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि अब कि ये किस तरह फैमिली में जाएगी, वो भी हम सारा पेशेंट्स को गाइड करते हैं। बट यहाँ पे मैं अगेन कहना चाहूँगी कि अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें, क्योंकि ये जेनेटिक होती है, आगे ट्रांसमिट हो सकती है, आपके पैदा होने वाले बच्चों में जा सकती है। अगर आप इन चांसेस को कम करना चाहते हैं, अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँ। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद भी इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस।
हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर हारून अभी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि घुटनों का रंग बहुत अजीब है, कोहनियों का रंग बहुत अजीब है, फिर ये फिंगर्स के ये वाले आपके जितने जॉइंट्स होते हैं यहाँ पर रंग अच्छा खासा काला होता है। उसके लिए आप जितने मर्जी ट्रीटमेंट करा लें, मसाज करा लें, वो डिफरेंट ही रहता है। तो उसके लिए क्या कोई ट्रीटमेंट है? बिल्कुल है जी। ये हमारी इधर समझ लें कि सब कॉन्टिनेंटल पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि काले घुटने और कोहनियाँ और फिंगर टिप्स और समटाइम्स पाँव पे भी। तो इस पे वो एक दफ़ा फेयर एंड लवली वालों ने बड़ा एक अच्छा ऐड बनाया था कि शक्ल से महारानी, पाँव से नौकरानी। और ये ऐड बड़ा चला, लेकिन इसके लिए एक तो हम कुछ क्रीम्स वगैरह सजेस्ट करते हैं, और अगर उससे फ़र्क ना पड़े तो फिर हम पील जो है केमिकल पील रिकमेंड करते हैं। और अगर उससे भी फ़र्क ना पड़े तो इसके लिए हमारे पास क्यू स्विच या पिको सेकेंड, पिको शोर लेज़र है हमारे पास, जिससे हम ये इसको लाइट कर लेते हैं। और इसके अलावा हमारे पास फोटोना भी है, और उससे भी ये काफ़ी इस पे अच्छा इफेक्ट आता है। चलें जी, आपको इसके लिए अच्छे डॉक्टर का इंतखाब करना है, क्योंकि इस तमाम ट्रीटमेंट बहुत सेंसिटिव हैं, बट इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। डॉक्टर साहब, आपने लेज़र की बात की, लेज़र हेयर रिमूवल, अब इससे तो बहुत आगे चीज़ें आ चुकी हैं, तो क्या रिकमेंड करेंगे आप देखने वालों को कि हेयर रिमूवल का अब जो लेटेस्ट और बहुत अच्छा रिजल्ट वाला ट्रीटमेंट है वो क्या है, जिसको हर कोई करा सकता है? जी, लेज़र हेयर रिमूवल में अब बहुत एडवांसमेंट्स आ चुकी, और लेकिन फिर भी मैं यहाँ अपने जितने भी नाजरीन हैं उनको एजुकेट करना पसंद करूँगा कि लेज़र हेयर रिमूवल के लिए कि कम से कम आपको 8 से 10 सेशन चाहिए होते हैं, और कई दफ़ा इससे भी ज़्यादा लग जाते हैं अगर आपको अपनी स्किन सेव करनी है। अगर आपको बर्न के बगैर, निशान के बगैर ट्रीटमेंट करना है, तो हमारी स्किन टाइप के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो तो है सुप्रेनो टाइटेनियम, क्योंकि उसमें 3 वेवलेंथ्स हैं और बड़ा स्पॉट है, तो वो हर स्किन कलर के लिए, हर तरह के हेयर के लिए फाइन, थिक और बड़ा इफ़ेक्टिव है। और इसी तरह एक जो नया लेज़र हमारे पास आया है वो है साइनोशोर का एलीट MPX। मैं समझता हूँ कि मुझे वो आजकल मेरा सबसे टॉप फेवरेट बेबी बना हुआ है। अच्छा। एलीट MPX, नाम भी देखें, चेक करें कि एलीट MPX। और इसमें जो है ना 2 वेवलेंथ्स जो हमारी स्किन टाइप के लिए सबसे सेफ़ हैं, और 2 तरह के बाल जो हमारे चेहरे पे होते हैं, थिक और थिन, और कई दफ़ा ढीठ बालों के लिए, तो रेजिस्टेंट केसेस के लिए ये लेज़र सबसे इफ़ेक्टिव लगता है मुझे। ग्रेट। और लेकिन ये भी अभी पाकिस्तान में हर जगह अवेलेबल नहीं है, सिर्फ कुछ स्पॉट्स, कुछ शहरों में ये अवेलेबल है। लेज़र का कोई ऑल्टरनेट भी है? अल्टरनेट जो है ना, एक कहना चाहिए वो सबसे पहला ट्रीटमेंट था। अच्छा। और वो लेकिन फिर जैसे कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया, लेकिन एक दफ़ा अब फिर दोबारा वो हमारी ज़रूरत बन गया है, और वो है इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा। और इलेक्ट्रोलिसिस सबसे पहला ट्रीटमेंट था हेयर रिमूवल के लिए, और लेकिन चूँकि वो बहुत टीडियस है, मुश्किल, दिक्कत, एक बाल को नीडल के साथ अलग अलग ट्रीट करना। अच्छा। तो फुल फेस को ट्रीट करने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटा चाहिए होता है। रिपीटेड सेशन, स्कारिंग का बड़ा डर होता है, बर्न का बड़ा डर होता है, काफ़ी पेनफुल यानी ये होता है। बहुत सेंसिटिव भी है। और लेकिन अभी भी सफ़ेद बालों के लिए हमारे पास या ग्रे हेयर्स के लिए कोई लेज़र अवेलेबल नहीं है। अच्छा। इसके लिए भी मैंने बड़े तजर्बे किए, लेकिन किसी चीज़ ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हम पेशेंट को तसल्ली दे सकें। उसके लिए अभी भी जो बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट है वो, उसको मैं कहूँगा इलेक्ट्रोलिसिस ही है। और वो आपका डॉक्टर बताएगा कि किसको वो ज़रूरत है ना? आपको देखिए, फिर उसके लिए आपको अपने मुस्तनिद डर्माटोलॉजिस्ट के पास, मुस्तनिद डर्माटोलॉजिस्ट के पास, या कम से कम ट्रेंड एस्थेटिक फिजिशियन के पास जाना पड़ेगा, जिसका इस काम में बरस का तजर्बा है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने इस ट्रीटमेंट के लिए आजकल इवन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो ब्यूटिशंस पे या अनसुपरवाइज्ड क्लिनिक्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा सख्त एक्शन ले रही है, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स आई, मतलब छोटी बच्चियों के मुंह जल गए, और पिगमेंटेशन जो कि एक फिर परमानेंट प्रॉब्लम है, परमानेंट है, वो जाती भी नहीं है। वो जाती नहीं है। तो
अब एक और जो नई इंटरेस्टिंग जो चीज़ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, आजकल मेल्स में भी हेयर रिमूवल बड़ा पॉपुलर हो गया है। अच्छा। स्पेशली जो एथलीट्स हैं, जो स्विमर्स हैं, या जो इस तरह की एथलेटिक्स में इन्वॉल्व हैं, बिल्कुल। या जिनको आजकल वो जिसे कहते हैं ना सिक्स पैक्स दिखाने का हाँ, फिर शौक है, मॉडलिंग वगैरह की मॉडलिंग फील्ड के से भी लिए, हैं लोग, तो बिल्कुल। वो अपनी चेस्ट का और बैक का हेयर लेज़र ज़रूर आजकल शौक से कराते हैं। तो वो भी एक नई आजकल इन है, तो उसके लिए भी सोप्रानो टाइटेनियम बेस्ट है, क्योंकि उसका बड़ा हैंड पीस और रैपिडली अच्छा। विद इन 15 मिनट्स हम जो है ना। और ये मेल्स के सेशन लिए, दोबारा कब रिपीट करने पड़ते? लेकिन मेल्स में चूंकि अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन है, तो डेफिनेटली ज़्यादा ट्रीटमेंट ज़्यादा, चाहिए। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि उनके लिए कम ट्रीटमेंट होंगे, हालांकि उनके हेयर भी थिक होते हैं, लेकिन सेशन नंबर उनके ज़्यादा होते हैं, ठीक है। क्योंकि उनमें ऑब्वियसली टेस्टोस्टेरोन की ग्रोथ सर्ज ज़्यादा जाती होती है। रहती है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बहुत मसला जो मैं अपने इर्द गिर्द देखती हूँ, तो मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि हम लोगों के पास माहिरीन आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, तो हमसे ना सब लोग पूछते रहते हैं कि हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। डबल चिन सबका बहुत बड़ा मसला है। एक तो तुम मुझे बार बार परेशान करती हो दाएं बाएं देखने पे, माहिरीन कहती हो, तो फिर मैं समझता हूँ शायद मेरे अंदर दो ये तीन तो अब ना कहें आप, आपसे बड़ा माहिर कौन हो सकता है। तो अच्छा, तो इसमें ये एक वाकई डबल चिन जो है ना, अच्छा, बहुत सारे लोग तो है ना डॉक्टर साहब बिल्कुल बहुत दुबले पतले दिख रहे हैं, अच्छा फिगर है, मतलब मोटापा नहीं है, बट ये डबल चिन। डबल चिन का प्रॉब्लम, ये हमारे इधर का ही मसला है। और इसके लिए भी हमारे पास दो तीन ऑप्शंस हैं जो इजीली हम कर सकते हैं। अगर फैट ज़्यादा हो तो उसके लिए जो है ना हम एक इंजेक्शन है, उससे इसको आप ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। 3 से 4 सेशन होते हैं एक एक माह के इंटरवल से, ठीक है। जिनको हम कहते हैं फैट डिसॉल्वर इंजेक्शन। ठीक है। तो 2-3 हम पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। एक पीबी सीरम है, एक लेमन बॉटल है, लेकिन पीबी सीरम जो है ना मुझे सबसे अच्छा और इफ़ेक्टिव लगता है, ठीक है। और सेफ़ भी है। और जहाँ भी कहीं डबल चिन के अलावा कई दफ़ा छोटी छोटी फैट पॉकेट्स, Yes. लेकिन एक बात याद रखें, ये जनरलाइज्ड ओबेसिटी के लिए नहीं है। अगर आप कहें कि ये टीके पूरी बॉडी में लग जाए और बंदा पतला तो हो वो जाए, नहीं है। तो उसके लिए आपके पास आपको या ओज़म्पिक या मंजैरो यूज़ करना पड़ेगा। और अब इसके लिए भी मैं लोगों को खुशखबरी देना चाहूँगा, जो ओबीज़ हैं या जिनकी डाइटरी हैबिट अच्छी नहीं है, तो उनके लिए अब ये इंजेक्शन पाकिस्तान में भी पाकिस्तानी कंपनीज़ ने ये शुरू कर दी हैं। तो जो इंजेक्शन एक ज़माने में 1 महीने का मतलब 1 लाख से ऊपर का मिलता था, अब वही इंजेक्शन 16,000 के, और इस सेफ और सबसे इफेक्टिव। बट उसको तो अगेन मैं ये कहूँगी कि सुपरविजन आप में, हाँ खुद सुपरविजन में नहीं। लगाएं, खुद से ना लगाएं, क्योंकि बाद में जब उसके फिर आप बुरे नताइज भुगतेंगे तो आप ही परेशान होंगे। अगर इस तरह का कोई भी आपने प्रोसीजर जो है वो उसका इंतखाब करना है तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उसकी सुपरविजन में ही कराएं। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हर बंदा ज़हनी दबाव का शिकार है, हर बंदा परेशान है, डिप्रेशन हर एज में हर बंदे को है। अब मैं तो कहूँगी हर बच्चे को, हर नौजवान को, तो इसमें भी कुछ गलत नहीं होगा। उसके असरात हमारी स्किन पे भी आते हैं, हमारी एज का ब्रैकेट जो है वो भी उससे मुतासिर हो रहा है। क्या करें इसके लिए? ये तो आपने वो जिसे कहते हैं, पुराने ज़माने में कहते थे कि उम्मुल मराइज़ है परेशानी जी। और इससे तो हजूर पाक ने भी पनाह मांगी थी, अपनी दुआ में कसरत से इसका जिक्र फरमाते थे। और परेशानी के लिए जो है ना, पहले तो मैं कहूँगा कि हमेशा जो इसके मुस्तनिद डॉक्टर हैं वो तो साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, उनसे मिलना चाहिए। जो डिप्रेस लोग रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, उनसे मशवरा करना चाहिए। लेकिन चूँकि हमारे इधर ये फील्ड ऐसा है कि अगर किसी को कोई ये कहे मुझे डिप्रेशन है, तो उसका सबसे बड़ा मसला होता है कि उसको फ़ौरन पागल करार देते हैं। पागल कह दिया कि अच्छा ये तो मेंटल हो गया। भाई ये भी ब्लड प्रेशर की तरह एक मर्ज़ है, ये शुगर की तरह का एक मर्ज़ है, और इससे अब हम डॉक्टर साहब, अब बहुत सारे लोग इसका शिकार हो रहे हैं। हम ओवर सेंसिटिव हो गए हैं, शायद ज़्यादा सोचने लग गए हैं। हम बहुत ज़्यादा सोचने लग गए हैं, हमारी सेंसिटिविटी बढ़ गई है,
और फिर दूसरा इन्वायरमेंटल है, Yes. दूसरा उसके बाद इसमें अगर आप देखें कि अब जो सोशल इम्पैक्ट बड़ा आ गया है कि हमसे डिमांड बहुत है सोसाइटी ये की, देखिए ना, ये मोबाइल और- फोन है ना जिस पे 24 घंटे सोशल मीडिया। और हर चीज़ की परेशानी हमें लग जाती है, और उतनी हमारी मेंटल कैपेसिटी नहीं होती, और फिर कुछ ये है कि जीन्स में भी होता है। तो इसके लिए अब आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके लिए डॉक्टर पे या साइकेट्रिस्ट पे जाना पसंद नहीं करते। तो इसके लिए अब दुनिया भर में FDA अप्रूव्ड एक नई एक डिवाइस आई है, जो कि जिसको हम कहते हैं एक्सोमाइंड। अच्छा। और एक्सोमाइंड जो है ना, ये वर्ल्ड ओवर पहला डिवाइस है जो कि FDA अप्रूव्ड हुआ। इससे पहले भी हैं डिवाइस, और इसमें ये होता है कि बग़ैर किसी टच के हम सर पे एक मैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए दिमाग के उस हिस्से को एक्टिवेट कर देते हैं जो स्लो हो जाता है, जहाँ सर्किट स्लो हो जाते हैं, और जिसकी वजह से ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन, या एक और जो जिसे हम कहते हैं OCD और जो है ये बड़ा कॉमनली हो जाता है, या टेंशन। फिर उसके अलावा एक बड़ी आजकल एक टर्म आप सुनती होंगी सोशल मीडिया पे, ब्रेन फॉग हो गया है, यस। और क्लैरिटी नहीं है, हाँ। कि हमें समझ नहीं आते हम क्या करें। तो वो चूँकि वो सर्किट्स वीक हो जाते हैं दिमाग के, वो न्यूरॉन्स वीक हो जाते हैं, तो दिमाग में सोचने की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो दिमाग के उन हिस्सों को हम स्टिमुलेट करते हैं थ्रू दिस लेज़र Safe है ये? सेफली। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई जिस तरह पुराने ज़माने में पुरानी फिल्मों में दिखाते थे ना झटके लगाना, हाँ। ऐसा कुछ नहीं खुदा मैं के यही लिए। पूछने वाली थी। तो जब मैंने ये इसका फर्स्ट टाइम लोगों को बताया तो उन्होंने कहा अच्छा आप दिमाग को झटके लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वेरी कंफर्टेबल ट्रीटमेंट, नो पेन, नो कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होती, और कोई निशान नहीं होता। और इसी तरह इसका फ़ायदा ना सिर्फ एंग्जाइटी, टेंशन, OCD और डिप्रेसिव डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेशन, और फिर कुछ लोगों को ईटिंग बिहेवियरल डिसऑर्डर हो जाता है। फिर उसके लिए ये कंट्रोल करने के लिए, यानी कि वेट लॉस के लिए भी FDA अप्रूव्ड हो गई है। माइग्रेन में भी FDA ने इसको अप्रूव किया हुआ तो है। बहुत बड़ा इशू है डॉक्टर तो- साहब आजकल लोगों का तो माइग्रेन। माइग्रेन, हालांकि माइग्रेन के हमारे पास 2 ट्रीटमेंट हैं, ठीक है। एक बोटॉक्स भी है और ये भी एक ट्रीटमेंट है। और इसी तरह जो डॉक्टर है साहब ये ना, मैंने आज आपसे वेरी फर्स्ट टाइम सुना है कि बोटॉक्स से माइग्रेन का इलाज किया जाता है। कैसे? इसका तो ये सबसे क्विक ट्रीटमेंट है। अच्छा। और माइग्रेन जो है बगैर किसी मेडिसिन के कोई आपको थेरेपी वगैरह नहीं करानी पड़ती और इलाज हो जाता है? बिल्कुल अच्छा। जी। जबरदस्त। और लेकिन कई दफ़ा अगर बहुत सीवियर हो तो 2-3 दफ़ा पेशेंट को आना पड़ता है, तो पेशेंट 6 से 8 माह के लिए माइग्रेन फ्री हो जाता है। ग्रेट। तो हम बात कर रहे थे एक्सोमाइंड की। तो एक्सोमाइंड के बारे में चूँकि फ़र्स्ट टाइम बात हो रही है, तो हमें ये चीज़ सोचना, लोगों को बताना चाहिए कि अब आपको अपनी एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ब्रेन फॉग, OCD और ईटिंग बिहेवियरल डिसऑर्डर और मूड स्टेबिलिटी, ये भी होता है कि जी मूड स्टेबल नहीं हो रहा, कि सुबह कुछ है, शाम को कुछ है, और ये जो फ्लक्चुएशन है कि जी घर वालों के साथ, बाहर सबके साथ, कि बड़ा मूडी आदमी है। हाँ बिल्कुल। तो वो मूडी आदमी जो है कि 1 मिनट जिसे कहते हैं ना, पल अभी में तो बिल्कुल माशा, ठीक था, क्या हुआ? पल में माशा, पल में तोला। हाँ। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा डिवाइस है कि आप अगर साथ साथ CBT ट्रीटमेंट्स वो भी लेते रहें और साथ ये करते रहें। डॉक्टर साहब इसके क्या सेशन लेने पड़ते हैं इसके आपको? सेशन होते हैं ठीक है। आमतौर पे, अगर मिसाल के तौर पे अगर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हैं, और ये उन लोगों के लिए भी होते हैं, कई लोग जो दवाई नहीं लेना चाहते और वो इसका स्टिग्मा नहीं बनना चाहते, तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें। जो मुख्तलिफ बीमारियों में लोग मुब्तला होते हैं, हाँ। जिनका इलाज चल रहा होता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहना शुरू हो गए होते हैं, वो- होपलेस हो जाते हैं, ये उनके लिए तो एक मैं समझता हूँ कि मिरेकल है, कि ये उन लोगों को तो एक बैक टू लाइफ, जिस तरह मैंने आपको कहा ना, ब्रेन फॉग हो जाना, मेंटल फटीग हो जाना, हर वक्त सोचना कि वो हुण दुनिया च की रह गया है, हुण की करना है,
और तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन Great. इसके सेशन होते हैं, इनिशियली वीकली 6 सेशन होते हैं, फिर मेंटेनेंस के लिए भी कुछ सेशन लेने पड़ते हैं। ठीक हो गया जी। और लेकिन ये कि देखें कि आप बैठे बैठे अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं और आप बात भी कर रहे होते हैं, ट्रीटमेंट चल रहा होता है और विदाउट एनी पेन। बहुत सेफ है, अच्छे हाँ। नताइज के साथ, बट हर जगह ये अवेलेबल नहीं है। जी जी, अभी ये हर जगह अवेलेबल नहीं है। लाहौर में पहली दफ़ा हम लेके आए, फिर उसके बाद कराची में भी अब ये अवेलेबल है और सुना है कि इस्लामाबाद में भी इंशाल्लाह जल्द ये सहूलत अवेलेबल चलें जी, दैट्स रियली ग्रेट। अब आपके बहुत बड़े बड़े मसाइल जो कि आपकी टेंशन, एंग्जाइटी की वजह से होते थे, मूड स्विंग्स की वजह से होते थे, या फिर डॉक्टर साहब ने बताया जो डिफरेंट डिसऑर्डर होते हैं, माइग्रेन का डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, ये वो चीज़ें ओसीडी तो आजकल ये तो मैं समझता हूँ कि चैट जीपीटी ने हमें इतना होशियार कर दिया है कि हर एक जेन जी से लेकर और पुरानी जनरेशन तक वो सब लोग अब डालते हैं अपने सिम्टम चैट जीपीटी में और कहते हैं जी हमें ये बीमारी हो गई है, ट्रीटमेंट भी ये है, आप सिर्फ लिख दें। तो चैट जीपीटी से मशवरा करने के बाद आप हमारे पास तशरीफ़ लाएं और वहाँ से एक्सोमाइंड को गूगल करें, सर्च करें कि क्या इसके क्या फ़वाइद हो सकते हैं और ये कितना आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और अगेन अच्छे डॉक्टर का इंतखाब करें, मुस्नद डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ये जितने अच्छे रिजल्ट देते हैं ना, अगर आप किसी वो कहते हैं ना नीम हकीम के हत्थे चढ़ गए तो इसके उतने ही बुरे नताइज आपकी तरफ आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।